Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the business. In business we understand about the second chapter and seventh part of this chapter. In this part our today's topic is a type of the cooperative organization. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो कितने तरह की होती हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो एक्टिविटीज परफॉर्मेंस के बेसिस पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, द बेसिस ऑन द नेचर ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म, यानी किस तरीके का काम हमको करना है उसके बेसिस पे कोऑपरेटिव को 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया. पहला आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो कंज्यूमर बेसिस पे होता है. दूसरा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका जो कोऑपरेशन होता है वो किसको लेके होता है, प्रोड्यूसर को लेके होता है. फिर तीसरा आता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, यानी कि ऐसी सोसाइटी, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो मार्केटिंग का होता है या मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे डील करते हैं. और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ये ऐसी सोसाइटीज होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंसिंग सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है. एंड फिफ्थ की बात करें कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी की बात करें तो ये फार्मिंग से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं फार्मर को, उनसे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व आउट करने का काम करती है, उसमें हेल्प करती है. म्यूचुअल हेल्प का, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो म्यूचुअल हेल्प के लिए जनरेट किया जाता है. और उसके बाद हाउसिंग सोसाइटी की बात करें तो इसमें जो हाउसिंग प्रॉब्लम या वेयर हाउसिंग को लेके जो इश्यूज आते हैं उसको सॉल्व आउट करने का काम किया जाता है. तो ये 6 तरीके के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जिसमें पहला हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव, जो कंज्यूमर को फोकस करके जनरेट किया जाता है. प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोड्यूसर के इंपॉर्टेंस को फोकस करके किया जाता है. कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ की अगर बात करें तो मार्केटिंग पर्पज़ पे किया जाता है, इसको मार्केटिंग को लेके. फिर हम क्रेडिट सोसाइटीज़ की बात करें तो फाइनेंसिंग सपोर्ट या फाइनेंसिंग असिस्टेंस को लेके किया जाता है इसमें. देन आफ्टर फार्मिंग सोसाइटी एंड एटलीस्ट 6 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ को लेके की जाती हैं. पहले वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम स्टडी करें तो हमें मिलता है क्या, क्या मिलता है. पहले वाले की अगर बात कर ले हम तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात होती है. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है वो कंज्यूमर को फोकस करके किया जाता है. जैसे मैंने आपको बताया था, दिस सोसाइटी ऑफ द कंज्यूमर हु ज्वाइन टुगेदर, लिखा है दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. इसमें क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं. और कंज्यूमर क्या करता है, हु ज्वाइन टुगेदर एलिमिनेट द मिडिल मैन. एलिमिनेशन ऑफ द मिडिल मैन के लिए इसको क्या किया जाता है, फॉर्मेशन में एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन की अगर बात करें तो ये कंज्यूमर क्या करता है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदने का काम करता है, चलिए मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और सीधे क्या करता है, कंज्यूमर को सेल देने का काम करता है. ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, सीधे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर को डिलीवर करती है. अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, उनको एलिमिनेट करने का काम कर दिया जाता है. यानी कि यहां पे होलसेलर रिटेलर कोई काम नहीं होता है. अगर हम आगे बात करें तो यहां पे कहता है द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. कहां से ये खरीद रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से. एंड सेल देम टू द मेंबर ऑफ रीजनेबल प्राइस. अब ये क्या कर रहे हैं, एंड सेल देम टू द मेंबर एट रीजनेबल प्राइस, यानी कि जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर हैं उनको वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट को जो वो होलसेलर से खरीद के लेके आता है, रीजनेबल प्राइस, वो प्राइस जो उनके लिए बेहतर हो सकता है उस प्राइस पे बेचने का काम करता है. द प्रॉफिट ऑफ द स्टोर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल द मेंबर्स. जो प्रॉफिट होता है स्टोर का वो सारे मेंबर्स में क्या किया
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज डिविडेंड ऑन द कैपिटल एंड अ बोनस इन प्रोपोर्शन टू देयर परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अब यहां पे क्या कर रहा है कि जो बेनिफिट होता है, पहले फिर से समझ लीजिए, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो कंज्यूमर्स की सोसाइटीज होती है, जिसमें कंज्यूमर क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज को जनरेट करते हैं और वो सोसाइटीज क्या करती है, सीधे कंज्यूमर को फोकस करते हुए कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के गुड्स को मैन्युफैक्चरर से खरीद के अल्टीमेट कंज्यूमर को ही बेच देती है। ठीक है, कंज्यूमर मतलब वो जो मेंबर होते हैं उनको बेचने का काम करती है। इसके बाद क्या होता है कि जब उनको बेचती है तो उनसे वो भी किस रेट पे, रीजनेबल प्राइस पे, वो प्राइस जिसको वो नॉर्मली अफोर्ड करें, यानी कि मार्केट से उनको सस्ता मिलता है। दूसरी चीज क्या होता है, उस प्रॉफिट अगर होता है तो प्रॉफिट को जिसका जैसा शेयर ऑफ कैपिटल होता है उसके हिसाब से उनको डिविडेंड के रूप में रिसेंट मतलब दे दिया जाता है। तो डिविडेंड यहां एक वर्ड आता है, व्हाट इज द डिविडेंड। तो जब डिविडेंड की बात करेंगे, जब डिविडेंड की बात करेंगे तो डिविडेंड इज द प्रॉफिट ऑन शेयर। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट ऑन शेयर होता है, यानी कि ये वो प्रॉफिट होता है जो शेयर्स के ऊपर मिलता है। तो इनका शेयर क्या है, शेयर ऑफ कैपिटल है, जो ये कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बोनस के रूप में मिलता है ड्यूरिंग द ईयर, जब उतना वो खर्चा करते हैं उसका जो बेनिफिट होता है उसका बोनस के रूप में रिसीव करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मिंग द कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स आर, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्मेशन में लाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है, वो है क्या, फर्स्ट टू इंश्योर स्टेटेड सप्लाई ऑफ द एसेंशियल गुड, ये निश्चित करना जो एसेंशियल गुड्स है उसकी सप्लाई हमेशा इनके पास बनी रहे, यानी कि जरूरी गुड्स को इन तक हमेशा उसकी सप्लाई को बनाए रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, टू सप्लाई द गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस बाय एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द मिडिल मैन। ये क्या करते हैं, जो सप्लाई होती है गुड्स की उसको रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो प्रॉफिट जो मिडिल मैन को मिलना है उसको एलिमिनेट करके, यानी कि जो मीडिएटर होते हैं उनके प्रॉफिट को हटाने के बाद क्या करते हैं, प्राइस को कम करके जो मेंबर्स होते हैं उनको बेचने का काम करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है, टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ हाई क्वालिटी, और जो गुड्स एंड सर्विसेज ये सप्लाई करते हैं वो रिजनेबल प्राइस पे तो होता ही है, लेकिन बहुत हाई क्वालिटी का, यानी बहुत अच्छी किस्म का प्रोडक्ट होता है। तो ये एक कुछ मेन रीजंस है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फॉर्मेशन में आने का। दूसरा हमारा आता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स। प्रोड्यूसर जो होता है, इससे मैंने कहा कि इसका जो मेन मोटो होता है वो प्रोड्यूसर्स को फोकस करके जनरेट किया जाता है, और इसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं मोस्ट ऑफ स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर होते हैं। कहता है दिस सोसाइटी कंसिस्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर्स, कौन से प्रोड्यूसर, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, हु इंडिविजुअली फाइंड डिफिकल्टीज टू प्रोड्यूस द इनपुट्स। अब जब ये बात कर रहा है, प्रोक्योर द इनपुट्स की बात कर रहा है, कि ये लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम है, तो जैसे होता क्या है कि कई बार कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए एक इंडस्ट्रीज है ये, और इस इंडस्ट्रीज के पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी सप्लाई को मैनेज करने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास फंड्स ही नहीं है, कम फंड्स हैं। स्मॉल स्केल है तो फंडिंग कम होगी, और ना ही ये लोन ले सकता बहुत बड़ा जिससे वो सप्लाई को मेंटेन करते। तो ये करते क्या है, इनके जैसे जितने भी प्रोड्यूसर हैं जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर, उनकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं, और जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं तो इनकी जरूरत के लिए, इनके प्रोडक्शन के लिए जो इनपुट्स की जरूरत होती है, जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको ये क्या करते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो मेन जो इसका रीजन है, अगर दो रीजन की हम बात करें तो कहता है वन विच द प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल। पहला रीजन क्या है, रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करना। इनपुट्स का मतलब उस बिजनेस एक्टिविटीज में जो इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करना, मशीनरी प्रोवाइड करना, दैट द प्रोड्यूसर कैन कंस्ट्रक्ट
ऑन प्रोडक्शन या कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन। इस सिचुएशन में अगर बात करें तो अच्छे से वो प्रोडक्शन को बना भी सके और प्रोडक्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट भी हो सके, यानी उसकी क्वालिटी के ऊपर वो काम कर सके, ना कि उसको प्रॉब्लम हो कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मशीनरी कहाँ से आएगी। तो उसको जब भी जरूरत होती है तो वो क्या करता है, प्रोड्यूसर जिस यूनिट का वो मेंबर है उस यूनिट से उसकी डिमांड कर लेता है। दूसरा क्या होता है कि ऑन द वन विच सेल्स द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्रोड्यूसर्स। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये क्या करते हैं, गुड्स को बेचने की बात करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन कई बार क्या करती है, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होती हैं इनके प्रोडक्ट थोड़े से कॉस्टली होते हैं, तो इनके लिए अच्छा मार्केट नहीं मिल पाता। जब मार्केट नहीं मिल पाता है तो ये लोगों का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है कि जो सामान बनाया जा रहा है उसको भी बेचा जा सके। अब ये कहता है द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन टू द गुड्स सोल्ड बाय ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटीज। कहता है कि जो बेनिफिट होता है उसको भी क्या किया जाता है, जिस रेशियो में जो व्यक्ति जितना गुड्स बेच रहा है, जो भी सामान बेच रहा है, उसी रेशियो में जो जितना करेगा उसके हिसाब से उसको बेनिफिट्स दिया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर दैट्स व्हाट फर्स्ट टू इंश्योर द स्टेडी सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल इनपुट्स एक्सेट्रा एट अ रीजनेबल प्राइस। यानी कि रॉ मटेरियल वगैरह जो उसको मिल रहा है वो रीजनेबल प्राइस पे मिलता रहे, इसकी इंश्योरिटीज को वो मेंटेन करने का काम करता है कौन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दूसरा क्या है, कहता है टू प्रोवाइड द लेटेस्ट मशीनरी एंड न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन। थर्ड वन टू इंश्योर द स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस बाय द मेंबर्स, कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो जाए, जो भी गुड्स वो प्रोड्यूस करें उसको अच्छे से बेचा सके जो मेंबर्स बना रहे हैं। हेल्पिंग द प्रोड्यूसर टू कॉन्सेंट्रेट देयर अटेंशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। ये क्या कहता है, प्रोड्यूसर को हेल्प करता है किस चीज में, कि वो जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ पे मेंटेन करे, वो प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स पे मेंटेन करे, ना कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मार्केट कैसे बनेगी, इन सब चीजों पे। नेक्स्ट हमारा है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। जैसा मैंने कहा ये मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को फोकस करते हुए सोसाइटीज को जनरेट किया जाता है। और इसमें होता क्या है, कहता है कि इसमें वो लोग ज्यादातर होते हैं जिनके प्रोडक्शन को बेचने में प्रॉब्लम आती है। कहता है द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ये किसके लिए जनरेट किया जाता है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए हु फाइंड इट डिफिकल्टी टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट अ प्रॉफिट। उन लोगों के लिए जो छोटे बिजनेस होल्डर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, और जिनको अपने प्रोडक्ट को बेचने में क्या होती है, डिफिकल्टीज होती है। द आउटपुट ऑफ ऑल द स्मॉल प्रोड्यूसर्स इज ब्रॉट टुगेदर। ये सारे के सारे प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, जो भी जितने भी मेंबर्स 10 मेंबर होते हैं कम से कम म्यूचुअल इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, तो ये 10 के 10 अपने अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे बेचने के लिए। और ये भी कहता है एंड सोल्ड एट द बेस्ट प्राइस, और उसको क्या करते हैं, बेस्ट प्राइस पे बेचने का काम करते हैं। सच अ सोसाइटी हेल्प टू इंप्रूव द बार्गेनिंग पावर एंड कंपिटिटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर। अब यहाँ पे कहता है कि इस तरह की जो सोसाइटीज होती है उसमें क्या होता है, इंप्रूवमेंट आता है किस चीज को लेके, खासतौर से बार्गेनिंग पावर को लेके, और कंपिटिटिव जो पोजीशन होती है उसमें भी इन लोगों को बेहतर सिचुएशन रहती है। अब क्या है कि प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियों का एक प्लेटफॉर्म पे आ गया, बड़ी कंपनियों के साथ ये अच्छा कंपटीशन कर सकते हैं और कस्टमर के साथ बार्गेनिंग भी अच्छी कर सकते हैं। कहता है इट परफॉर्म द वेरियस मार्केटिंग फंक्शन सच एज अ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एक्सेट्रा। ये तमाम तरह की क्या करते हैं, ये जो फंक्शन होते हैं मार्केटिंग के उनको भी ये परफॉर्म करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन भी मेंटेन करेंगे, वेयर हाउसिंग को भी मेंटेन करेंगे, और पैकेजिंग वगैरह, ग्रेडिंग वगैरह, कैसा किस तरह का प्रोडक्ट है, इन सभी चीजों को मैनेज करने का काम करते हैं। फिर ये कहता है द प्रॉफिट एंड द सेल्स प्रोसीड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द कॉमन सेल्स पोल्स। अब यहाँ पे कहता है कि जो प्रॉफिट होता है तो जिसका जैसा बिकता है, जैसा जो लोग काम करते हैं, जैसा मेंबर जो करते हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होते हैं, जो जितना इन्वेस्ट करता है उसी के प्रॉफिट ऑफ शेयर्स के हिसाब से उनको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन को भी देखते हैं और सेल्स प्रोसीजर्स को भी देखते हैं। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा, पहला टू इंश्योर द स्टडी एंड द फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ इट्स मेंबर्स। यानी कि ये क्या करता है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी जो उसके मेंबर्स हैं उनके लिए एक फेवरेबल मार्केट को जनरेट करने में उनकी हेल्प करता है। दूसरी साथ फिर बेस्ट प्राइस
फॉर द आउटपुट्स, बढ़िया से बढ़िया जो अमाउंट हो सकता है, जो इनका बेस्ट प्राइस हो सकती है किसी प्रोडक्ट की। जैसे इसका मान लीजिए अगर 100 रुपये का है तो ये इसकी मैक्सिमम प्राइस 100 रुपये, तो वो बेस्ट से बेस्ट प्राइस में बेचने का काम करते हैं, उसके लिए वो एनवायरमेंट जनरेट करता है। फिर कहता है प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज किसका किसका, ट्रांसपोर्टेशन का, वेयर हाउसिंग का, पैकेजिंग का, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो कि इंडिविजुअली अगर देखें तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट की बात करें टू इंश्योर द ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस इन द वैगिंग एंड द मेजरिंग द एंड अकाउंट्स। अगर देखें तो इसमें भी क्या होता है, स्मॉलेस्ट ट्रेड प्रैक्टिस होती है, बिजनेस एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही ऑनेस्ट रूप में की जाती है, और ताकि अच्छे तरीके से उसके अकाउंट्स को भी मैनेज करने का काम किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, एलिमिनेट मिडिल मैन एंड हैव अ डायरेक्ट डीलिंग विद द कस्टमर। अभी जब मैन्युफैक्चरर जब बनाता है तो उसमें मिडिल मैन आते हैं, तो उनको भी उसको बेनिफिट देना होता है, तो मिडिल मैन को बेनिफिट देने को या सीधे क्या करता है, कस्टमर को बेचने का काम करता है, कस्टमर के साथ डील करता है। तो उससे क्या होता है कि जो मिडिल मैन होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, यानी कस्टमर को भी रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाता है। फोर्थ की अगर बात करते हैं तो फोर्थ जो है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, क्रेडिट सोसाइटीज, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या दीज सोसाइटीज प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द इट्स मेंबर, यानी कि किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको फंड प्रोवाइड करने का काम करता है। एंड द प्रोमोट द हैबिट ऑफ सेविंग्स अमंग द मेंबर्स, और क्या करता है, मेंबर्स के बीच में सेविंग्स की हैबिट को भी प्रमोट करने का काम करता है। इन सेविंग्स की हैबिट को क्या होता है, कुछ ऐसे प्लानिंग्स के साथ वो काम करता है जिसमें मेंबर क्या करता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होता है, और जब तैयार होता है तो क्योंकि उस पर रिटर्न भी मिलता है, तो जितने 10 मेंबर वाले होते हैं तो 10 के 10 पैसे लगाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि किसी को पैसे की ज़रूरत है और उसके पास है नहीं, यानी कि गुड्स की सप्लाई डिमांड है, सप्लाई नहीं दे पा रहा है, तो सप्लाई नहीं दे पा रहा है, और किस वजह से नहीं दे रहा, पता चला कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है, जो पैसे वो मार्केट में फंसे हुए हैं। तो वो क्या कर सकता है, इस तरह के कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से फंड्स को विड्रॉल करके अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता है, और फिर क्या कर विद इंटरेस्ट उस सोसाइटी में ये पैसे रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पे भी कहता है द फंड ऑफ दीज सोसाइटीज कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर एंड डिपॉजिटेड मेड बाय द मेंबर एंड आउटसाइडर्स। अब ये कहता है कि जो फंड इसमें होता है वो क्या होता है, फंड्स ऑफ दिस सोसाइटी कंसिस्ट, जो मैनेज किया जाता है कहाँ से, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय इट्स मेंबर्स, सारे के सारे लोग पैसे लगाते हैं। और ये भी कहता है डिपॉजिट्स मेड बाय द मेंबर्स, और जो डिपॉजिट लगाते हैं मतलब पैसे लगाना, कुछ डिपॉजिट्स करना, कुछ पैसे होते हैं तो भैया हमारा इसमें लगा दो, हम बाद में इसको क्या करेंगे, विड्रॉल कर लेंगे। देन आउटसाइडर, और आउटसाइडर्स को भी क्या करते हैं लोग, कुछ ना कुछ पैसे देने का काम करते हैं और पैसे वहां से ले लेते हैं। ये जो प्रोसीजर होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस को मैनेज करने के लिए होता है। ये द फंड्स आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स टू नीडी मेंबर्स ऑन इजी टर्म्स, और ये फंड का वो क्या करते हैं यूज, इसको लोन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं, खासतौर से उन लोगों के लिए जिसको इस फंड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यानी कि जिन मेंबर्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको इजी टर्म्स में ये क्या करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। द क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्मेड बाय द फार्मर्स इज नोन एज रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव। क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्मेड बाय अर्बन आर नोन एज द अर्बन बैंक्स एंड द मेन मोटिव ऑफ द क्रेडिट कोऑपरेटिव इज ऑर्गेनाइज्ड। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो क्रेडिट कोऑपरेटिव जो फॉर्म की जाती है रूरल एरिया में, यानी कि फार्मर्स के थ्रू, वो रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव कहलाती है, और जो शहरों में की जाती है उसे अर्बन बैंक के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मेन मोटिव होता है टू प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द मनी लेंडर। इनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है उनके एक्सप्लेनेशन से जो मनी लेंडर होते हैं। मनी लेंडर क्या करते हैं, थोड़े से अमाउंट देंगे, हाई रेट पे देते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, तो ज़्यादा उनको पे करना पड़ता है थोड़े से अमाउंट के लिए। तो इससे बचने के लिए इस तरह के सोसाइटीज़ को जनरेट किया जाता है। फिर टू इंश्योर द लोन ऑन ए इजी टर्म्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये निश्चित करता है ये भी कि इजी टर्म्स में, यानी कि कुछ ही फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के बाद इनको लोन मिल जाता है, और भी क्या, कम इंटरेस्ट रेट पे। और साथ ही अगर टू डेवलप द हैबिट ऑफ अ सेविंग अमंग द मेंबर्स, और मेंबर्स के बीच में सेविंग्स को डेवलप, क्योंकि आपको पता है कि जो पैसे जैसा डिपॉजिट करता है उसके हिसाब से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिटर्न किया जाता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जनरेट करने का काम किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी की जब बात करते हैं तो जैसे नाम ही क्लियर है कि फार्मिंग सोसाइटीज़ है ये, तो इसका जो मेन मोटो होगा वो फार्मिंग ऑब्जेक्टिव को लेके होता होगा कि जो फार्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, चाहे सीड्स हो, चाहे टेक्निकल इक्विपमेंट्स हो, या फिर केमिकल इक्विपमेंट्स, केमिकल
मटेरियल हो, उन सभी को ये प्रोवाइड करने का काम करते हैं, किसे? फार्मर्स को, और वो भी रिजनेबल प्राइस की सिचुएशन सेम आती है, रिजनेबल प्राइस पे ये प्रोवाइड करते हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु ज्वाइन टुगेदर टू अवेलेबल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ larger scale mechanized farming. Such societies are particularly important in case of the countries such as India, where the agriculture suffered from the excessive subdivision and the fragmentations of land. The farming cooperative of societies is also known as the agriculture cooperatives. The main objective of farming cooperatives are, first, the help the small farmers to get the benefits of the mechanized farming. जैसे मैंने पहले कहा कि क्या है, किसका जो मेन मोटिव है क्या करना, उन फार्मर्स को हेल्प करना और उनको प्रोवाइड करना, जो कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग के लिए जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग कहते हैं, उसके मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस सोसाइटी को यूज किया जाता है। प्रोवाइडिंग द इम्प्रूव सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन एंड अदर मॉडर्न एग टेक्निक्स। इसके साथ साथ क्या चाहिए? इम्प्रूव सीड, जिससे हाई यील्ड सीड्स की हम बात करते हैं वो, फिर फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन सिस्टम और भी जो मॉडर्न टेक्निक्स हो सकती है जो उनके फार्मिंग एक्टिविटीज को बेहतर कर सकती है, उन तमाम तरह के मटेरियल को, तमाम तरह के प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और ये भी कहता है प्रोवाइडिंग द सोशल एंड इकोनॉमिकल सिक्योरिटीज टू पीजेंट्स। अगर बात करें तो इनको सोशल और इकोनॉमिकल सिक्योरिटीज भी देने का काम करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट भी इनका बढ़िया होता है, प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे एक फार्मर्स के रूप में रिप्रेजेंट हो पाते हैं। 6 यानी लास्ट की अगर बात करें तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अगर बात करें तो देखिए, स्मॉल स्केल जो बिजनेस ओनर होता है ना, उसके पास बड़ा वेयर हाउसिंग नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से वो किसी तरीके से क्या करता है, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर पाता है। तो जिसके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े से लैंड को, कहता है दिस सोसाइटी परचेज अ बिग प्लॉट ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्ट फ्लैट ऑन that and the sell it's the flat it is a member of the installment or the easy terms। अब दो चीज़ें पे करते हैं। पहली चीज़ तो वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट की अगर बात कर लें तो वहाँ पे भी ये क्या करते हैं, वेयर हाउसिंग के लिए यूज करते हैं। दूसरी सिचुएशन की बात करें, अगर लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो ये सोसाइटीज़ क्या करती है, बड़े से प्लॉट को खरीद लेती है, मेंबर मिल खरीद लेते हैं और सभी मेंबर्स को क्या कहती है, फिर ये प्लॉट को अलॉट करने का काम करती है, उनको बेच देने का काम करती है। मेंबर प्लॉट को खरीदेंगे, घर बनाएंगे, घर बनाने के बाद उसको बेचने का काम करते हैं इजी इंस्टॉलमेंट में। और ये भी कहता है द सम हाउसिंग कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स द लोन टू देयर मेंबर्स फॉर बिल्डिंग हाउसेस। और कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी होती हैं जो उनके मेंबर्स को वो क्या करती हैं, जो मेंबर्स होते हैं उनकी सोसाइटीज़ के, उनको घर बनाने के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं। दीज सोसाइटीज़ आर वेरी पॉपुलर इन अर्बन एरिया। और ये जो सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या होती है, अर्बन एरिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और इनका जो मेन मोटो होता है प्रोवाइडिंग द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन यानी कि रहने के लिए घर वगैरह प्रोवाइड करना इनका मेन मोटिव होता है कि जो मेंबर्स हैं उनको घर नहीं तो उनको घर दिया जाए। फिर कहता है हेल्पिंग द मेंबर्स टू परचेज द हाउस एट लोएस्ट कास्ट। लोगों को घर खरीदने के लिए कम रेट पे घर खरीदने के लिए क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड हेल्प करने का काम करती है। एंड प्रोवाइडिंग द सिविल एमेनिटीज सच एज अ रोड, पार्क, स्ट्रीट लाइट एंड पार्किंग। और सिविल एमेनिटीज यानी सोसाइटीज़ के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं जैसे रोड हो गया, पार्क हो गया और भी चीज़ें, उनको भी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ न्यू कोऑपरेटिव स्टोर हैज़ बीन सेट अप इन दिल्ली थ्रू द रजिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। दिल्ली में एक नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्टार्ट किया गया है, दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड है। एंड इट वॉज सेट ऑफ procure essential consumer commodities in the bulk from the various wholesalers and manufacturer to supply the same at a reasonable price to public and its member। तो अब ये क्या कर रही है कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर से क्या कर रही है, सीधे सप्लाई को अडॉप्ट कर रही है, खरीद रही है और उसी सप्लाई को वो क्या करती है, रिजनेबल प्राइस में अपने मेंबर्स को बेचने का काम करती है और पब्लिक को बेचने का। अभी यहाँ पे कहता है आइडेंटिफाई द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो भैया ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज है तो कंज्यूमर के, क्योंकि कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सप्लायर और मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं या फिर होलसेलर से खरीद रहे हैं और रीजनेबल प्राइस पे बेचने का काम कर रहे हैं। दूसरा कहता है स्टेट ऑफ 3 फीचर्स। तो फीचर्स के बारे में हमने आपसे बात किया है ये। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom or live classes. Thank you.